जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, इस चैप्टर के पिछली क्लास में हमने आधे जो थ्योरी पोर्शन थे उसको कंप्लीट कर लिया था और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया था। आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम आगे के जो थ्योरी के पोर्शन बचे हुए थे उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव यही से बनते हैं। तो पहला टॉपिक है ओम का नियम। ये आप सभी अच्छे से जानते होंगे, फिर भी हम आपको एक बार इसका डिफिनेशन जो है सुना देते हैं। देखिए, यदि किसी चालक तार, मान लीजिए कोई है चालक, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब तथा आयतन अगर सब समान है, तीनों अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं समान रहे तो चालक को सिरों पर लगा विभवांतर जो होगा, यानी अगर आपका चालक है तो उसको सिरों पर जो विभवांतर लग रहा है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, मान लीजिए आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें प्रवाहित हो रही धारा के समानुपाती होता है। अगर किसी चालक के भौतिक अवस्थाएं समान रहे, जैसे ताप, दाब, आयतन समान रहे, तो उसके चालक पर सिरों पर लगने वाला विभवांतर यानी कि भी जो है उसके धारा के समानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, भी इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते ही हम कोई एक नियतांक लेते हैं, तो वहाँ पे जो हम नियतांक लेंगे वो लेंगे आर, तो आपका हो जाएगा भी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर। यही आपका ओम्स का नियम कहलाता है, जहाँ पर आर एक नियतांक है, ये मैंने आपको बता दिया है, और इसका मात्रक जो होता है वो आपका ओम होता है। प्रतिरोध जो होता है इसका मात्रक ओम होता है, और इसके बाद ओम का जो सिंबल होता है वो आपका ये होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं क्या है। आगे आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, तो किसी पदार्थ के उसके परमाणुओं से अलग होकर मुक्त रूप से विचलित करने वाले इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन पर नाभिक का नियंत्रण नहीं रहता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, अपने नाभिक से अलग हो जाते हैं, तो उस पर उसका नाभिक का कोई कंट्रोल यानी नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त हो चुके होते हैं, यानी फ्री हो चुके होते हैं। नेक्स्ट आपका है अनुगमन वेग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे भी डी से डिनोट करते हैं। देखिए, अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहता है इसको इंग्लिश में, और किसी चालक के सिरों पर विभवांतर जो होता है आरोपित करने पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चलते हैं, यानी उसका जो चाल होता है, जो उसका वेग होता है, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, उसे अनुगमन वेग यानी कि वीडी से डिनोट करते हैं। इसका मान लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के लगभग होता है। आपका फार्मूला ये रहा, वी इक्वल टू ई आई बाई एम टाउ इक्वल टू ई बी टाउ बाई एम एल। ये आपका इसका अनुगमन वेग ज्ञात करने का फार्मूला होता है। ये आपका टाउ क्या है, तो ये आपका श्रांति काल है, यानी जिस समय जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहा है, तो जिस समय वो एक स्थिर अवस्था में आता है यानी शांत होता है, तो वही उसका श्रांति काल कहलाता है। वी इक्वल टू म्यू ई है, और यहाँ पे एल जो है वो आपके चालक की लंबाई होती है। ठीक है, जहाँ पर म्यू क्या है, तो म्यू जो है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है, म्यू जो है वो आपकी गतिशीलता है। आपके प्रश्न में दिया होगा, जब आपको प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको प्रश्न में दिया होगा कि म्यू जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको कि आप रो से डिनोट करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को आप रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। इसको याद कैसे करेंगे, रो इक्वल टू रा बाई एल हम करते थे। देखिए, रो इक्वल टू रा बाई एल, इसको याद कर लीजिए, रा यानी कि आर इंटू ए, रो इक्वल टू रा बाई एल। ठीक है, इस प्रकार का याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। आर क्या है, तो आर आपका तार का प्रतिरोध है, एल आपका तार की लंबाई है, ए तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और ये आपका सबसे कॉमन है इसमें, और इस पे प्रश्न उत्तर बनते हैं। एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्र परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या है आपका प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ताप गुणांक क्या है, देखिए, टेम्परेचर कॉम्पेडियंसिएंट रेजिस्टेंस। यदि किसी तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध एकांक हो, तो उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को उस तार का प्रतिरोध का ताप गुणांक कहा जाता है। मान लीजिए कोई आपका चालक तार है और इसका तापमान जो है, यानी ये जो गर्म है वो 0 डिग्री है, यानी हम 0 डिग्री पे ही इसका तापमान बना हुआ है। जब इसके तापमान को हम 1 डिग्री बढ़ाते हैं, यानी हम इसको हीट देते हैं किसी प्रकार से, तो इसका जब तापमान जो है वो 1 डिग्री हो जाता है,
यानी 1 डिग्री हम बढ़ा देते हैं, तो 1 डिग्री बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को, यानी अगर हम चालक के तार में अगर हीट देते हैं तो उसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। तो उसके प्रतिरोध में होने वाली 1 डिग्री बढ़ाने पर जो उसके चालक तार में जो भी वृद्धि हो रही है उसके प्रतिरोध में, तो उसी को उस तार का ताप गुणांक कहा जाता है। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए ताप गुणांक, इसका जो फार्मूला है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट बाई पी नॉट इंटू टी। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके, ये आपका ये बस इतना बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध से 1 डिग्री बढ़ाने पर कौन सा आपका ताप गुणांक कौन सा कहलाएगा, तो वो प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाएगा। ठीक है, इतना पूछ सकता है। धातुओं के लिए अल्फा जो होता है धनात्मक होता है, ये आपके पूछ सकते हैं कि धातुओं के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या फिर शून्य होता है। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तथा अधिकांश धातुओं के लिए इसका मान लगभग 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको याद करना है। ठीक है, ये जो आपका मान है वो आपको याद होना चाहिए कि आपको पूछेगा कि अल्फा का मान अधिकांश धातुओं के लिए कितना होता है लगभग में, तो आपको ये ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। दोस्तों चालकों के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है धातुओं के लिए, वहीं अर्धचालकों के लिए यानी सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपका पॉइंट है विद्युत अपघट्यों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनके लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। अल्फा क्या है, तो अल्फा आपका ताप गुणांक को ही डिनोट करता है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न बन गए आपके, और हमारा थ्योरी पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है कि ये जो पॉइंट है ना, ये सब पॉइंट आपके, यही सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी पे आपके ऑप्शन दे दिए जाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। मिश्र धातु जैसे कि मैग्नीन, कांस्टेंट तथा नाइक्रोम के लिए अल्फा का मान लगभग नगण्य होता है, पर वो शून्य के बराबर भी हो सकता है, यानी नगण्य यानी कि कम से कम होता है। आगे है आपका प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है आपका तार का कोई प्रतिरोध जो होता है उस पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको अभी पहले बताया कि धातु का जो ताप अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ये आपको नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों धातु अगर कोई है, यानी अगर कोई चालक है उस पर अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ने लगता है। वहीं अगर अर्धचालक है यानी सेमी कंडक्टर है, यानी कि जर्मेनियम सिलिकॉन, ये सब आपके सेमी कंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। जर्मेनियम सिलिकॉन ये आपके बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, दो जर्मेनियम और सिलिकॉन में और आपका एक एल्यूमिनियम दे दिया है, तो तीनों में कौन सा अर्धचालक है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए और 2 यानी कि ये दोनों आपके अर्धचालक हो जाएंगे। इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। तो अर्धचालक जो होते हैं इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो होता है वो घटने लगता है। तीसरा पॉइंट है मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, परंतु प्रतिरोध में वृद्धि धातु की अपेक्षाकृत काफ़ी कम होती है। ठीक है, विद्युत अपघट्यों का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनका ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, इसके बाद आपका है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जो है ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, आवेश के प्रवाह के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा करते हैं, और इसको ई से डिनोट करते हैं। इक्वल टू वी आई टी आपका फार्मूला होता है, और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, ये आप जानते हैं। इसके बाद है आपका विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम पी से डिनोट करते हैं, ये आप अच्छे से जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो इसे नोट कर लीजिए कि विद्युत शक्ति यानी पावर को हम पी से डिनोट करते हैं। पी यानी पावर। विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को व्यय होने की दर को ही, यानी जिस दर से विद्युत ऊर्जा आपकी क्षय हो रही है या फिर विद्युत ऊर्जा दर की व्यय होने की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। पी इक्वल टू वी आई होता है आपका, पी इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, और एक आपका ये भी होता है पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, यानी किसी एकांक समय में आपकी डब्ल्यू यानी कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम ऊर्जा यानी विद्युत शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, तो पी इक्वल टू वी आई आपका हो गया, और यहाँ पे भी जो यहाँ पे हो गया है आई, आप जानते हैं भी बराबर आपका आई इंटू आर होता है। तो यहाँ पे यही किया गया है कि पी इक्वल टू वी आई होता है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर कहाँ से आ गया, तो
जो आपका आई का मान है यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। अगर आप आई का मान निकालेंगे तो आई इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा ना, तो यही वी बाई आर का मान यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो पी इक्वल टू वी आई दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप हमने अभी अभी हमने निकाला कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी इक्वल टू वी बराबर आई इंटू आर ओम के नियम से, तो आई इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आई का मान जो है रख दिया है, तो वी इंटू यहाँ पे आई का मान हम रख देते हैं, तो वी बाई आर हो जाएगा, तो ये आपका वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, वही यहाँ पे आप निकाला हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप मान निकालते रहेंगे तो आई स्क्वायर आर भी एक आपका आ जाएगा। इसके बाद हम कुछ स्मरणीय पॉइंट इसमें देख लेते हैं। क्या है कि यदि किसी चालक को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दी जाए, मान लीजिए कोई चालक तार आपने लिया हुआ है, आपके घरे में यूज जो होता है तार, वही तार की बात हम कर रहे हैं, उसी को हम चालक बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर कन्फ्यूजन इसमें है तो दूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि ये चालक क्या होता है। अरे भैया, चालक वही होता है जो आपकी विद्युत ऊर्जा को आसानी से सुगमता से पहुंचा जाता है या फिर आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है, चालक वही कहलाता है। चालक यानी कि ऊष्मा का चालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, ये सब जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, यदि किसी चालक को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। दोस्तों, ये बनता है क्वेश्चन, ठीक है, ये बनने वाले क्वेश्चन है और ये पूछे भी गए हैं एग्जाम में बहुत बार कि यदि किसी चालक के तार को हम दोगुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है। आपको ऑप्शन दिया होगा 4 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, या फिर आपको दिया होगा नो इफेक्ट, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और आपका चौथा ऑप्शन में दे देगा कि समान रहता है, या फिर नो इफेक्ट पड़ता है, तो आपको मान लीजिए यहाँ पे 3 गुना दे देगा, यही हो सकता है ना। तो आपको मार्क क्या आना है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत होती है, यानी अगर विद्युत धारा आपकी इधर चल रही है तो आपका जो इलेक्ट्रॉनवा होगा वो आपका इधर दक्षिणागमन करेगा। आपका जो चालकवा है, इलेक्ट्रॉन इधर घूम कर रहा है, धारा जो आपका इधर घूम रहा है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनवा होगा ना वो इधर गमन करेगा। ठीक है, विपरीत होता है, दोनों में कांटे का टक्कर होता है। नेक्स्ट आपका है समांतर क्रम में व्यय विद्युत शक्ति पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू होता है समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में विद्युत शक्ति आपको अगर पूछा हुआ है कि विद्युत शक्ति समांतर क्रम में कितनी व्यय हुई है, तो P इक्वल टू पी वन प्लस पी टू होता है। वहीं श्रेणी क्रम में उसका उल्टा हो जाता है, 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, इसको अभी अभी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या कीजिए, अभी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको चारों पॉइंट को बिल्कुल घोर के पी जाइए। आपके एक क्वेश्चन इस चारों में से बनेंगे, निश्चित बनेंगे। ठीक है, अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है सरल परिपथ यानी सिंपल सर्किट क्या होता है। इसमें आपका पहला है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, वह किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है, उसे हम विद्युत सेल कहते हैं। सेल और बैटरी में क्या अंतर है, देखिए बैटरी जो होता है आपके घर में जो इन्वर्टरवा होता है ना, तो उसमें जो आपका लगा होता है बड़ा सा ना, वो बैटरी होता है। पर सेल जो होता है जो आप आपके रेडियो में रिमोट में यूज करते हैं ना, वो सेल होता है। ठीक है, तो सेल और बैटरी में कन्फ्यूजन रहता है, तो बैटरी और सेल दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसके विपरीत आपको जो बहुत जगह विपरीत भी देखने को मिलता है, तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे सही होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन जो दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप सही आंसर देंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकाशन की बुक्स में अलग अलग दिया होता है सेल और बैटरी के मैटर। ठीक है, विद्युत वाहक बल क्या है, तो विद्युत वाहक बल ई होता है, ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं भैया। देखिए, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ई इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, और एक डब्ल्यू आपका कार्य और क्यू आपका आवेश। ठीक है, डब्ल्यू माने कार्य, कार्य का मात्रक जूल, क्यू माने आवेश, आवेश का मात्रक कुलाम, जुलाम पर कुलाम इसका मात्रक होगा, या फिर इसको बोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विभव का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि संधारित्र के बारे में, उसके संयोजन के बारे में, यानी श्रेणी क्रम समांतर क्रम जो भी संयोजन होता है,
संधारित्र का, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ था। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं विद्युत के तो उसको देखिए जा करके, ठीक है, अभी देखिए। और उसमें मैंने बताया था कि जो संधारित्र होता है वो विपरीत होता है प्रतिरोधों के संयोजन के। तो इसको हम छोड़ दे के बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए सिर्फ हम फार्मूले देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है प्रतिरोध का संयोजन, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। वही संधारित्र में क्या होता है, श्रेणी क्रम अगर है तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट इसी प्रकार होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। और इसमें जो प्रतिरोध में श्रेणी जो संयोजन होता है उसमें धारा का मान आपका I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। धारा जो होता है, धारा का मान बराबर होता है सभी प्रतिरोध के लिए। और श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होता है उसका मान सभी के योग के बराबर होता है, ठीक है। बिल्कुल आपका उल्टा होता है उसके संधारित्र के, ठीक है, यानी कैपेसिटेंस के। अगर आपका समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में क्या होगा, तो समांतर क्रम में 1/R1 1/R2 1/R3 यहीं पे प्लस डॉट डॉट हो जाएगा। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसमें क्या होगा, तो इसमें भैया विभवांतर जो होगा वो आपका नियत होगा और जो धारा होगा वो आपका अलग अलग होगा सभी के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम सेलों के संयोजन को पढ़ेंगे। इसको हमने काफ़ी रफली बताया और जल्दी बताया क्योंकि ये सब तो सभी छात्र लगभग जानते हैं। दोस्तों सेलों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन कैसे होता है, श्रेणी क्रम में सभी सेलों के सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ लिया जाता है। मान लीजिए भैया सेल जो है ये आपका ये हो गया, तो ये छोटा वाला जो आपका माइनस हो गया, बड़ा वाला आपका प्लस हो गया। ये सेल का सिंबल होता है, जानते होंगे आप सभी, ठीक है। तो सेल का सिंबल, इसको संयोजन करना है। देखिए ये आपका माइनस हो गया, फिर इसके बाद हम सेल जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका माइनस हो गया, प्लस हो गया, फिर यहाँ पे हम सेल जोड़ते आ रहे हैं, प्लस हो गया। इसी प्रकार जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे माइनस हो गया, ये आपका प्लस निकल जाएगा। तो यही आपका एक पॉइंट प्लस, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस। इसी प्रकार शेड जो होता है उसका संयोजन हम करते हैं। नहीं समझ में आया तो ये फिगर देख लीजिए। देखिए फिगर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। देखिए ये बड़ा वाला एक है, एक छोटा वाला। ये आपका बड़ा वाला है, छोटा वाला, ये आपका बड़ा वाला या कोई छोटा वाला हो गया। तो इसी प्रकार सेलों का संयोजन किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। यदि आर आंतरिक प्रतिरोध व ई विद्युत वाहक बल वाले एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल विद्युत वाहक बल जो होता है वो आपका एन इंटू ई हो जाता है। और संयोग से ली गई धारा क्या होगी, तो आई इक्वल टू एन ई बाई एन आर प्लस आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। आर जो है आपका बाह्य प्रतिरोध है और छोटका आर जो है वो आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। समांतर क्रम में क्या होता है, तो समांतर क्रम में सभी सिरों के धन सिरों को एक बिंदु से व ऋण सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। यानी आई इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर हो जाता है। और कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो आंतरिक प्रतिरोध जो होता है छोटका आर होता है, तो आर बाई एन हो जाएगा, ठीक है। और वही बड़का आर जो होता है वो आपके बाह्य प्रतिरोध को डिनोट करता है। अब भैया आ गए आपके किरचाप महोदय। इनका दो ठो रूल था और दोनों ही रूल अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट था और इम्पॉर्टेंट है भी। इसको आप अच्छे से समझिएगा। किरचाप्स लॉ यानी किरचाप का नियम। प्रथम नियम क्या है किरचाप का, तो देखिए प्रथम नियम क्या है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा थोड़ा मीटर गया है। देखिए ई आपका हो गया, ई हो गया, एक ठो ई है, एक ई है। एक धारा यहाँ आ रहा है, एक धारा ई आ रहा है, एक ई आ रहा है, एक ई आ रहा है, एक ई आ रहा है, चार ठो आ रहा है, ठीक है। तो इन चारों का जो बीजगणितीय योग है यानी तीनों आपका यहाँ पे मिल रहा है मेन बिंदु पर। कलर थोड़ा चेंज कर, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपका मिल रहा है तो सभी का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। शून्य कैसे होता है, देखिए समझिएगा। आपका ई जो है आ रहा है, यहाँ पे एरो ऐसे लगा हुआ है, इसका एरो जो है ऐसे लगा हुआ है, इसका एरो ऐसे है और इसका एरो जो है ऐसे है। यानी दो ठो जो है आपके आ रहे हैं और दो ठो जा रहे हैं। तो सभी का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। यानी देखिए ये आपका I1 है, I2 है, I3 यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा I3 है, ये आपका I4 है। तो सभी का बीजगणितीय योग यानी I1 प्लस I2 प्लस
I3 प्लस I4 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिग्मा आई इक्वल टू 0, सिग्मा जो है वो सभी के किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के योग को दर्शाता है। सिग्मा आई इक्वल टू आपका 0 हो जाता है। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक व संधि के दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम प्रधारित होता है। दोस्तों देखिए, आपका जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम प्रधारित होता है और इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% बनते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? तो आपको ऑप्शन देगा कि आवेश संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो आपको ये याद होना चाहिए और इस टाइप के प्रश्न पिछले एग्जाम में बहुत बार बने हुए हैं। आपको हम इसको और अच्छे समझा देते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको प्रश्न में दिया होगा कि आपका धारा है, आपका ऐसे ही दे सकता है। आपका एक धारा जो है वो 2 आ रहा है, देखिए ये जा रहा है, यहाँ पे एरो ऐसे लगा हुआ है और आपके मान लीजिए इसका मान आपको 4 दिया हुआ है, ये आपका आ रहा है, ये आपका जा रहा है तो इसका मान लीजिए 5 दिया हुआ है और ये आपका आ रही है धारा तो इसका मान लीजिए 3 दिया हुआ है। तो आने वाली धाराओं को धनात्मक लिया जाता है, वही जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, देखिए धारा आपकी आ कौन कौन सी रही है, तो आपकी एक ठो ये वाला आ रही है और एक ठो ये वाला आ रही है। तो 4 3 आपका 7 हो जाएगा, दोनों का योग हो गया, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। और जो धारा जा रही होती है उसको ऋणात्मक लेते हैं, तो ये आपका एक 2 आ रहा है, एक ये 5 है, तो 5 2 7, तो इसका माइनस हो जाएगा 7, बराबर क्या हो जाएगा, 7 में 7 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा ना। तो यही आपको बताया हुआ है कि दोनों आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ आपका मान 0 आ ही गया, तो आपका मान जो है वो 0 हमेशा आएगा। तो यही आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा नियम हम देख लेते हैं और अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। दूसरा नियम है आपका कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं को तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाली विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। दोस्तों किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, वही किरचॉफ का दूसरा जो रूल है यानी दूसरा जो लॉ है वो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपका पहला जो नियम है किरचॉफ का, इसी से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, दूसरे वाले से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और फिर भी मैं आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो सेकेंड लॉ से जितने भी आपके क्वेश्चन बनने लायक होते हैं उसको मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला आपका है व्हीट स्टोन सेतु यानी व्हीट स्टोन ब्रिज। इससे जो है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य बनते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर और इसका ये वाला पार्ट यानी व्हीट स्टोन ब्रिज। दोस्तों इसको आपको समझने में समस्या आ सकती है, तो हम इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। आपको जो बताएंगे हम वही प्रश्न आएगा। ठीक है, और ऐसा ही आएगा। आपको मान लीजिए यही आपका एक डायग्राम दिया रहेगा और आपको मान यहाँ पे दिया रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका 4 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 5 दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर समझाएंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो आपका जो व्हीट स्टोन ब्रिज का नियम होता है वो आपका होता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे P दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे P दिया हुआ है, यहाँ पे R दिया हुआ है, यहाँ पे Q हुआ दिया हुआ है, यहाँ पे S दिया हुआ है। तो जो स्टोन ब्रिज होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, इसका नियम होता है कि किसी दो पास यानी कि किन्हीं दो प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है तो वो दूसरे दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यानी P बाई क्यू इक्वल टू P बाई, यहाँ पे P है यहाँ पे R है, तो P बाई क्यू इक्वल टू Q बाई यहाँ पे S। ठीक है, P बाई क्यू इक्वल टू कहाँ गया, P बाई R यहाँ पे है ना, यहाँ पे R है, कहाँ गलती करवा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे R करिए, P बाई R इक्वल टू Q बाई S। या फिर ऐसे लिखना नहीं चाहते हैं तो P बाई क्यू बाई R बाई S, P बाई क्यू कर दीजिए, R बाई S कर लीजिए। या फिर ऐसे भी निकलना चाहते हैं तो यहाँ पे P कर लीजिए, यहाँ पे P बाई R इसके बटे भी कर सकते हैं इन दोनों के, या फिर इन दोनों के बटे भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। बस याद रखना है कि नहीं दो प्रतिरोधों का अनुपात दूसरे दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे मान लिखा हुआ था, मान हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका मान 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। तो आपका P बाई
आर यानी कि 4/5 इक्वल टू आपका Q/S यानी 6/8 हो जाएगा। इसको आपको ऐसे ही प्रश्न को आपको ये पे मान दिया हुआ है जो, इसको आपको ऐसे ही लिख करके बस सॉल्व कर देना है। आपका आंसर जो आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। यानी 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 32 आ जाएगा। 8 चौके 32 और बराबर 6 5 30। ठीक है, तो P/Q इक्वल टू R/S ये आपका बराबर आएगा। ये कि आपके जो प्रश्न दिए होंगे ना उसमें आपका ये बराबर अगर आएगा तो आपका जो व्हीट स्टोन ब्रिज होगा ना वो संतुलित कहलाएगा। समझ रहे हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समय दे रहा हूँ। देखिए अगर आपका P/Q यानी P बाई आपका Q इक्वल टू R/S एक दूसरे के बराबर आता है, आपको प्रश्न दिया होगा कि ये जो ब्रिज है, आपके मान इसमें दिए होंगे कुछ भी, और आपको पूछा होगा कि ये ब्रिज जो है संतुलित है या नहीं है। ठीक है, ये ब्रिज जो है वो संतुलित अवस्था में है या फिर नहीं है, तो आपको मान को रख के यहाँ पे सॉल्व करना है। P/Q इक्वल टू R/S जैसे मैंने आपको पिछले अभी सॉल्व करके बताया, तो आपको उस प्रकार इसको सॉल्व करना है। अगर आपका मान जो है दोनों का बराबर आता है, यानी आपका इसका भी 30 आता है और इसका बराबर भी 30 आता है, तो आपका जो ब्रिज है वो संतुलित अवस्था में होगा। तो आपको टिक मानना है ऑप्शन में कि हाँ ये जो ब्रिज है वो संतुलित अवस्था में है। पर आपका जो इसका मान आता है यहाँ पे, जो मैंने अभी सॉल्व किया तो 32 और 30 आया हुआ था, तो ये जो ब्रिज है आपका ये संतुलित अवस्था में नहीं है, तो वहाँ पे आप मानेंगे कि ये जो ब्रिज है वो असंतुलित अवस्था में है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं। वहीं अगर आपके मान जो हैं अगर अलग अलग आते हैं तो आपके जो ब्रिज है वो असंतुलित की अवस्था में होगी। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है इस टॉपिक से आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार वीडियो को आप रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि आगे देखिए क्या है। देखिए आगे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि जब धारामाप में कोई विक्षोभ नहीं है, यानी कि P/Q इक्वल टू R/S। ठीक है, P/Q इक्वल टू R/S या फिर P/R इक्वल टू Q/S भी हो सकता था। ठीक है, तो अगर संतुलित अवस्था में है यानी धारामाप में कोई भी विक्षोभ नहीं होगा, यानी धारामापी आपकी संतुलित अवस्था में होगी, तो ये जो है बराबर का सिंबल होगा, वरना ये नॉट इक्वल टू होगा अगर ये मान का बराबर, दोनों का मान बराबर नहीं आएगा तो। अब देखिए आगे क्या है, तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। जब विद्युत धारा किसी विद्युत अपघट्य अम्लों व क्षारीय क्या दिया हुआ है के लिए गुजरती है तो विलयन अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। और यह जो होता है विद्युत, इस प्रवाह को विद्युत धारा का रासायनिक इफेक्ट कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अगला आपका है फैराडे का विद्युत अपघटनीय नियम। फैराडे महोदय ने कुल 2 नियम दिए थे और दोनों ही नियम इनके इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला नियम क्या है, प्रथम नियम है विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत अपघट्य के प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। M=Z/Q। दोस्तों पिछला जो प्रश्न पत्र था पिछले ईयर का, उसमें आपको ये फार्मूला ही पूछ लिया था। मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है 2020 का, उसको आप देखिएगा, उसमें आपको ये फार्मूला ही पूछ लिया था कि फैराडे का जो प्रथम नियम है उसका जो फार्मूला है वो क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ था और जो पढ़ा हुआ था वही उसको कर पाया। तो यहाँ पे इसको जो फार्मूला है उसको याद करना है। M=Z/Q दिया हुआ है और ये आपका मेन फार्मूला ये भी होता है M=ZIT, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसे कहते हैं, M=ZIT। दूसरा नियम क्या है, तो सेकेंड लॉ जो है फैराडे का वो है ये आपका M1/M2 = E1/E2। M1/M2 = E1/E2 जो है ये फैराडे का दूसरा नियम है। यदि विद्युत धारा की समान मात्रा विद्युत अपघट्यों में समान समय के लिए प्रवाहित की जाती तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। यानी ये आपका जो तुल्यांकों का मान है M1/M2 का दोनों का अनुपात जो है वो उनके द्रव्यमान के अनुपात के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यानी M1/M2 = E1/E2 होता है। और आपको प्रश्न में M1/M2 M1 और M2 का मान दिया होगा, E1/E2 का मान दिया होगा, या फिर इनमें से किसी एक का मान नहीं दिया होगा, या फिर M1 का मान नहीं दिया होगा, मान लीजिए E2 का मान नहीं दिया है, या फिर E1 का मान नहीं दिया हुआ है, तो किसी एक का मान जिसका पूछा होगा उसका मान आपको नहीं दिया होगा, तो आपको उसका मान इस फार्मूले से ज्ञात करना होगा। ठीक है, जहाँ पर E1 और E2 पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक है ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए आगे देख लेते हैं कुछ है कि नहीं है। दोस्तों आज का इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है फैराडे नियतांक यानी फैराडे कांस्टेंट। किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को फैराडे का नियतांक कहते हैं। कोई भी अगर आपका पदार्थ है उसके 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए आवश्यक जो आवेश की मात्रा होती है उसे फैराडे नियतांक कहते हैं। फैराडे नियतांक का मान जो होता है वो निश्चित होता है F = 9
96,500 कूलॉम होता है फैराडे नियतांक का मान। F इक्वल टू एन ई जो है ये आपका मेन फार्मूला है फैराडे नियतांक का, और एन जो है क्या है, तो ये एवोगाड्रोस का संख्या है, एवोगाड्रो की संख्या है, और ई जो है इलेक्ट्रॉन की आवेश है। इलेक्ट्रॉन पे आवाज़ जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और आपके मान भी, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो भी आप याद कर लीजिएगा, वो भी पूछाता है एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों ये था आखिरी टॉपिक आज की इस वीडियो का। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा।